Welcome. The topic we are discussing in this session is structure of DNA. Structure of DNA was given in 1953 by Watson, Crick, and Wilkins. These were the three scientists that got the Nobel Prize. Now, what they said was that the DNA is made up of two strands of the nucleotide, and they are going to be anti-parallel. Anti-parallel means, for example, let's say this is the one of the strand of the nucleotide and this is another strand of the nucleotide. What is the meaning of anti-parallel is, if this is the 5 end, the opposite is the 3 end. Now counter to this part, this is going to be the 3 end and this will be the 5 end. Means one strand is going towards 5 to 3, another is going 3 to 5. So the structure that they have proposed, it was anti-parallel, double stranded, helical shaped. One more thing that they have told was that if you want to make DNA, देखिए DNA कैसे बनाएंगे कि हमने दो स्ट्रैंड लिए न्यूक्लियोटाइड के, मान लेते हैं दिस इज वन स्ट्रैंड, दिस इज अनदर स्ट्रैंड. नाउ यू नीड टू ट्विस्ट दीज स्ट्रैंड्स. आइदर यू कैन ट्विस्ट टुवर्ड्स द राइट साइड और यू कैन ट्विस्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. सो उन्होंने जो प्रपोज किया दैट वाज द राइट हैंडेड DNA. राइट हैंडेड DNA. एंड ये सब जब उन्होंने बताया टू डिमोन्स्ट्रेट दैट, they have used a technology that is called as X-ray diffraction. They demonstrated the structure via X-ray diffraction. So these were some basic details that we all know from our schools. Now, what happens is when it comes to DNA, because there are two strands, तो दोनों strands के बीच में bond होगा. कैसे बनेगा bond? For example, here if it is A nucleotide is there, it is going to make a pair with the T nucleotide on the opposite end. इन दोनों के बीच में there is going to be a double hydrogen bond. Again, repeating the same statement, अगर A nucleotide आएगा तो सामने वाले में T आएगा और बीच में there is going to be double hydrogen bond. Whereas if it is G nucleotide here, the opposite is going to be the C, and they will club together with the help of triple hydrogen bond. So I am writing one more time here. So now you can see there are two DNAs are there in front of you. हमने दो segment ले लिए DNA के. जो first वाला है उसमें देखो 80 pairs आ रहे. These are the 80 base pairs, and in the second one you can see there are G-C base pairs. G और C के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, A और T के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है. तो अगर मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं कि ये दो DNA हैं, DNA सेगमेंट 1 एंड DNA सेगमेंट 2, विच इज गोइंग टू बी मोर थर्मोस्टेबल? ऑब्वियसली इट्स द सेकंड वन, क्योंकि उसके अंदर GC पेयर ज़्यादा आ रहे हैं और G और C के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वेयर A और T के बीच में तो डबल ही होता है. सो आई कैन से थर्मोस्टेबिलिटी जो होती है, थर्मोस्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन GC पेयर नंबर. जितने ज़्यादा GC पेयर के नंबर होंगे वो DNA उतना ही ज़्यादा थर्मोस्टेबल होगा. ये DNA का स्ट्रक्चर जब दिया गया उससे आई थिंक 2 डिकेड्स पहले एक रूल आया था, दैट वाज गिवन बाय चारगाफ रूल. चारगाफ ने ये बोला था कि अगर किसी भी DNA में A न्यूक्लियोटाइड आएगा, इट ऑलवेज विल मेक अ पेयर विद द T न्यूक्लियोटाइड विद द डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड G अगर आएगा तो इट इज गोइंग टू मेक अ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड एंड विल मेक अ पेयर विद C. हमें ये भी पता है फ्रॉम द अर्लियर वीडियोस दैट A और G जो है वो प्यूरिन्स है एंड T और C जो है वो पायरिमिडीन्स है. सो बेसिकली DNA में जब भी प्यूरिन आता है तो उसका काउंटर पार्ट जो होता है वो पायरिमिडीन होता है. इसीलिए जितना प्यूरिन होगा उतना का उतना पायरिमिडीन होगा किसी भी गिवन सेगमेंट ऑफ DNA के अंदर. नाउ यूजिंग दिस चारगाफ रूल एक बहुत ही स्पेसिफिक सेट ऑफ MCQ बनता है. वो क्या करते हैं कि आपको एक DNA का एक सेगमेंट दे देते हैं और वो ये बोलते हैं कि उसके अंदर मान लीजिए लेट्स से इन दिस एग्जांपल कैलकुलेट द नंबर ऑफ A न्यूक्लियोटाइड्स इन दिस DNA, और इस DNA के अंदर उन्होंने आपको G न्यूक्लियोटाइड का परसेंट दे दिया. अगर G जो है वो 20% है, मतलब कि टोटल जितने भी न्यूक्लियोटाइड है उसमें से 20% G है, तो ऑटोमेटिकली 20% C भी होगा. 20 + 20 40% तो कंज्यूम हो गया. अब जो बाकी के 60% बच गए वो 30-30 में स्प्लिट हो जाएंगे. A 30% होगा और T भी 30% होगा. तो अगर आपको केवल एक नंबर दिया जाता है तो बाकी के तीनों नंबर हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चारगाफ रूल. सो दे गिव सच क्वेश्चंस कि एक नंबर दे देंगे आपसे और आपसे बाकी के 3 नंबर पूछ लेंगे.
नाउ व्हेन इट कम्स टू टाइप्स ऑफ डीएनए, तो मैंने आपको ये बताया था कि डीएनए को बनाने के लिए देयर आर टू स्ट्रैंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, या तो उसको राइट साइड में ट्विस्ट कर लो या लेफ्ट साइड में ट्विस्ट कर लो। तो डीएनए जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, डिपेंडिंग कि कौन सी साइड में ट्विस्ट करके उसको बनाया गया है। इट कैन बी राइट हैंडेड और इट कैन बी लेफ्ट हैंडेड, राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड। राइट हैंडेड डीएनए के एग्जांपल हो जाते हैं डीएनए टाइप ए, टाइप बी, सी, डी, ई, ये सब राइट हैंडेड डीएनए। वेर एज लेफ्ट हैंडेड डीएनए का एक ही एग्जांपल है जेड। सो टोटल 6 टाइप के डीएनए होते हैं। आउट ऑफ 6 टाइप्स 5 आर राइट हैंडेड और एक हो गया लेफ्ट हैंडेड। इसमें से जो टाइप बी होता है ये मोस्ट कॉमन होता है। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डीएनए दैट वी आर हैविंग, बी डीएनए। इनफैक्ट जो सबसे पहला मॉडल बताया गया था वो भी बी डीएनए का ही बताया गया था। तो लेट्स सी द मेजरमेंट्स ऑफ द बी डीएनए। बी डीएनए की थोड़ी सी साइज के बारे में देखते हैं। तो डीएनए जो होता है हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ये जो डीएनए इतना बड़ा टर्न ले रहा है, दिस इज कॉल्ड एज मेजर टर्न, कॉल्ड एज मेजर टर्न। और इस मेजर टर्न की जो लेंथ होती है इट इज अराउंड 34 एंगस्ट्रॉम। आप अगर इस वन मेजर टर्न में देखो कि कितने बेस पेयर्स आ रहे हैं। बेस पेयर का क्या मतलब होता है? बेस पेयर का मतलब होता है, हमें पता है ए जो होता है वो टी के साथ क्लब करता है, तो ये जो पूरा एक पेयर बन रहा है दिस इज कॉल्ड एज बेस पेयर। तो अगर हम कैलकुलेट करें कि एक मेजर टर्न में कितने बेस पेयर्स आ रहे हैं, सो देयर विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। There are total 10 base pairs will be there accommodating in one major turn। मतलब कि 34 एंगस्ट्रॉम के अंदर टोटल 10 बेस पेयर सेटल हो जाते हैं। यानी कि एक बेस इन बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि 34 में जो है 10 बेस पेयर सेटल हो रहे हैं, तो 34 डिवाइडेड बाई 10। अगर डीएनए का डायमीटर देखते हैं तो 20 एंगस्ट्रॉम। सो हियर द डिटेल्स आर रिटन। वन मेजर टर्न 34 angstrom, one major turn consists of 10 base pairs, so the distance between each base pair is going to be 3.4 angstrom and the diameter of DNA is going to be 20 angstrom. So these are the some basic measurement details to be remembered. Now अब हमें एक और पॉइंट तो ये पता है कि डीएनए जो होता है डबल स्ट्रैंड होता है। डीएनए जो होता है कभी कभी ट्रिपल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? डीएनए बहुत बड़ा थ्रेड जैसा सेगमेंट है और ये डीएनए जो है ये सेटल होता है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस इज अ वेरी स्मॉल टाइनी स्पेस, उसके अंदर इतना बड़ा डीएनए को उसको बहुत कॉम्पैक्ट करके अंदर रखा जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, से फॉर एग्जांपल दिस वन, इफ यू सी दिस पर्टिकुलर डीएनए, this is normal, the double stranded DNAs. Now sometime what happens is when this DNA is going to be placed in the nucleus in a very tiny space, तो कोइंसिडेंटली ऐसा हो जाता है, हमें पता है कि ए जो होता है टी के साथ पेयर करता है, जी जो है सी के साथ पेयर करता है। अब कोइंसिडेंटली कुछ इस तरीके का सीन बन गया कि होने के लिए तो डबल स्टैंडर्ड था, लेकिन आप यहां पे देखिए इस टी के सामने ए आ गया कोइंसिडेंटली, और जैसे ही आ जाएगा तो ये थोड़ी देर के लिए एक टेम्परेरी बॉन्ड बना सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी बन गया, इन सब के बीच में बन गया टेम्परेरी बॉन्ड। मतलब कि क्या हुआ कि कोइंसिडेंटली कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड एक और सामने आ गया। और जब ऐसा हो जाएगा, अगर आप इस डीएनए को अब इस पर्टिकुलर फ्रेम में देखते हैं, केवल इतना सा डीएनए अगर आप देखते हैं, तो अभी के लिए इस डीएनए में 3 स्ट्रैंड है, देयर आर 3 स्ट्रैंड्स। ये वापस से टूट जाएगा, वापस से डबल स्टैंडर्ड बन जाएगा, बट फॉर few milliseconds it will be like this, and this is referred as the triple strand DNA. So normally तो we have the double strand DNA, but कभी कभी ट्रिपल स्ट्रैंड भी हो सकता है। एमसीक्यू क्या आता है, ट्रिपल स्ट्रैंड डीएनए जो होता है, ये जो पर्टिकुलर पैटर्न बन रहा है कोइंसिडेंटली ऐसे सामने आ जाना और बॉन्ड बन जाना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हुक-स्टीन पेयरिंग। सो ट्रिपल स्ट्रैंड डीएनए इज ड्यू टू हुक-स्टीन पेयरिंग। कॉल्ड एज हुक-स्टीन पेयरिंग। सो नॉर्मली तो डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, लेकिन कभी कभी ट्रिपल स्ट्रैंड हो जाता है बिकॉज ऑफ हुक-स्टीन पेयरिंग। नाउ यहाँ पे हमें एक और कॉन्सेप्ट समझना होगा, दैट आपने एक टर्म सुना होगा क्रोमेटिन। अब देखिए क्रोमेटिन क्या होता है। डीएनए जो होता है वो बहुत ही बड़ा थ्रेड लाइक सेगमेंट, डीएनए जो है वो बहुत ही बड़ा थ्रेड लाइक सेगमेंट है। नाउ ये जो डीएनए है इसको फिट करना है हमें न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस तो बहुत ही छोटा है, इसको कैसे करेंगे? इसको कैसे करेंगे? आपने इन द चाइल्डहुड यू मस्ट हैव प्लेड विद द काइट।
काइट का जो थ्रेड होता था वो भी बहुत लंबा होता था. उसको कॉम्पैक्ट बनाने के लिए हम क्या करते थे, वी यूज टू टेक अ स्टिक, और ये जो थ्रेड होता था इसको इस स्टिक के चारों तरफ कुछ इस तरीके से हम ट्विस्ट कर देते थे. तो जो डीएनए है वो भी बहुत बड़ा है और मेरे को उसको न्यूक्लियस के अंदर फिट करना है. तो डीएनए को हम क्या करेंगे, वी विल टेक समथिंग एंड वी विल टर्न द डीएनए अराउंड दैट समथिंग, एंड नाउ ये जो कॉम्पैक्ट फॉर्म बन गया डीएनए का, ये न्यूक्लियस के अंदर फिट हो जाएगा. तो आपने डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर फिट कराने के लिए जो कॉम्पैक्ट फॉर्म बनाया डीएनए का, ये जो डीएनए का कॉम्पैक्ट फॉर्म बनाया, इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन. So chromatin is nothing just it's a condensed DNA. We can say like this. So I can say what is chromatin? What is chromatin is to get fit into the nucleus. To get fit into nucleus, DNA is found in condensed form. Called as chromatin. To get fit into the nucleus, DNA is found in a condensed form called as chromatin. Now, before I go into the further detail of chromatin, एक basic term है जो आपने सुना ही होगा, DNA से हम RNA बना सकते हैं. अगर हम DNA के ऊपर RNA बनाते हैं, on the DNA, if you make RNA like this particular process is called as the transcription. This is called as transcription. डीएनए के ऊपर अगर आरएनए बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन. गेट फिट इनटू द न्यूक्लियस, डीएनए को कंडेंस फॉर्म में रखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्रोमेटिन. नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज दैट डीएनए के ऊपर अगर हम आरएनए बनाते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. ये केवल एक बेसिक पॉइंट है जो अभी हम यूज करेंगे. नाउ ये जो क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन दो टाइप का होता है. हियर यू कैन सी इन द इमेजेस, ये दो न्यूक्लियस के इमेज है और उसके अंदर डीएनए को रख रखा है कंडेंस फॉर्म में. ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है ये डीएनए का कंडेंस फॉर्म है, मतलब कि क्रोमेटिन है. आप दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो पहले वाला जो डीएनए है, पहला वाला जो क्रोमेटिन है वो थोड़ा सा लेस कंडेंस्ड है, वेयर एज द सेकेंड वन इज हाईली कंडेंस्ड. ये जो हाईली कंडेंस्ड होता है इसको हम बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन. हाईली कंडेंस्ड को हम बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन, वेयर एज लेस कंडेंस्ड को हम बोलते हैं यूक्रोमेटिन. सो क्रोमेटिन जो होता है वो दो टाइप का होता है डिपेंडिंग ऑन द कंडेंसिटी. अगर हाईली कंडेंस है तो हेटेरोक्रोमेटिन, इसको याद करना भी आसान है, HC हाईली कंडेंस इज हेटेरोक्रोमेटिन एंड लेस कंडेंस्ड इज यूक्रोमेटिन. आप अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन में किसमें ट्रांसक्रिप्शन करना आसान होगा, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है कि डीएनए के ऊपर आरएनए को बनाना, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन. तो किसमें ट्रांसक्रिप्शन करना आसान होगा, क्योंकि आप देखो फर्स्ट वाले में तो इसके अंदर स्पेस है, आप आरएनए बना सकते हो. सो आई कैन से दैट दिस इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव and this will be transcriptionally inactive. So there are two types of chromatin. One is the heterochromatin and the euchromatin. euchromatin में तो जगह होती है तो आप आरएनए बना सकते हो, हेटेरोक्रोमेटिन में तो बिल्कुल भी जगह नहीं होती, इज हाईली कंडेंस्ड तो हम बना नहीं सकते. एक टर्म आपने और सुना होगा माइक्रोबायोम में, एरोबिक बैक्टीरियाज, एनएरोबिक बैक्टीरियाज, और एक टर्म हम सुनते हैं फैकल्टेटिव. फैकल्टेटिव का क्या मतलब होता है, आपने सुना होगा एरोब है, एनएरोब है, फैकल्टेटिव बैक्टीरिया है. फैकल्टेटिव का मतलब ये होता है अगर कोई बैक्टीरिया एक पर्टिकुलर कैटेगरी में आता है, जैसे मान लीजिए एरोबिक कैटेगरी में आ रहा है, लेकिन कभी कभी वो एनएरोबिक कैटेगरी में भी सेटल हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं फैकल्टेटिव. जो कैटेगरी को स्विच कर सकता है उसको बोलते हैं फैकल्टेटिव. तो ये जो हेटेरोक्रोमेटिन होता है ये दो टाइप का होता है. हेटेरोक्रोमेटिन दो टाइप का होता है डिपेंडिंग ऑन कि इसके अंदर स्विचिंग की कैपेसिटी है या नहीं है. कुछ ऐसे हेटेरोक्रोमेटिन होते हैं जो स्विच कर सकते हैं, दे कैन स्विच टू यूक्रोमेटिन. हेटेरोक्रोमेटिन से थोड़ी देर के लिए यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाते हैं. अगर स्विचिंग की पॉसिबिलिटी होती है तो दैट इज कॉल्ड एज फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन. लेकिन अगर कोई हेटेरोक्रोमेटिन है जो हमेशा और हमेशा हेटेरोक्रोमेटिन फॉर्म में ही रहता है, ऑलवेज हेटेरोक्रोमेटिन रहता है, दैट इज कॉल्ड एज कंस्टिट्यूटिव. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेटेरोक्रोमेटिन, फैकल्टेटिव एंड कंस्टिट्यूटिव. फैकल्टेटिव का एग्जांपल होता है जैसे कि फीमेल एक्स क्रोमोसोम. फीमेल एक्स क्रोमोसोम का जो डीएनए होता है वो मोस्टली तो हेटेरोक्रोमेटिन फॉर्म में होता है, बट कभी कभी यू क्रोमेटिन में स्विच हो सकता है. कंस्टिट्यूटिव का एग्जांपल होता है जैसे कि टीलोमियर, सेंट्रोमियर. यहां पे जो डीएनए होता है वो कभी भी हेटेरोक्रोमेटिन से यू क्रोमेटिन में कन्वर्ट ही नहीं होता, वो हमेशा हेटेरोक्रोमेटिन रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं कंस्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन. एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार समझ में आ जाएगा, आप नहीं भूलेंगे इसको कभी भी. देखिए डीएनए जो होता है बहुत ही लंबा थ्रेड जैसा सेगमेंट है, इसको न्यूक्लियस के अंदर फिट करने के लिए इसको कंडेंस करना पड़ेगा. तो हम क्या करते हैं, वी टेक सम ऑब्जेक्ट एंड वी ट्विस्ट द डीएनए अराउंड दैट,
एंड अब ये जो कंडेंस फॉर्म बन गया है इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। ये क्रोमेटिन कुछ इस तरीके का दिखेगा। देयर आर टू इमेजेस यू कैन सी, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए रखा हुआ है, एक के अंदर थोड़ा सा कम कंडेंस है, एक में ज्यादा कंडेंस है। जो कम कंडेंस है उसको तो हम बोलते हैं यूक्रोमेटिन, जो हाईली कंडेंस्ड है उसको बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। सो HC हाईली कंडेंस्ड हेट्रोक्रोमेटिन। कुछ डीएनए ऐसे होते हैं जो हमेशा और हमेशा हेट्रोक्रोमेटिन फॉर्म में मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन। कुछ ऐसे हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं जो कभी कभी कन्वर्ट हो जाते हैं यूक्रोमेटिन में थोड़ी देर के लिए, उसको हम बोल देते हैं फैकल्टेटिव। नाउ अब हमें यह समझ में आ गया कि जो डीएनए होता है उसकी कंडेंस फॉर्म को हम बोलते हैं क्रोमेटिन। अब ये बनता कैसे? डीएनए को मैं बोल रहा हूं कि हम ट्विस्ट करते हैं और फिर ये कंडेंस बन जाता है। तो हमने ये कौन से ऑब्जेक्ट के चारों तरफ इसको ट्विस्ट किया है? दिस ऑब्जेक्ट इज बेसिकली हिस्टोन। एक प्रोटीन होता है न्यूक्लियस के अंदर हिस्टोन, तो डीएनए को हम हिस्टोन के चारों तरफ ट्विस्ट करते हैं और उससे हम क्रोमेटिन बनाते हैं। तो अब हमें एक मॉलिक्यूल समझना होगा हिस्टोन। हिस्टोन क्या होता है? सो हिस्टोन इज अ प्रोटीन। हिस्टोन इज अ प्रोटीन। इट इज मेड अप ऑफ मेनली 2 अमीनो एसिड, लाइसिन एंड आर्जिनिन। मेड अप ऑफ 2 अमीनो एसिड, लाइसिन एंड आर्जिनिन। और लाइसिन और आर्जिनिन तो आपको पता है कि ये बेसिक अमीनो एसिड है। क्योंकि ये बेसिक अमीनो एसिड है, बेसिक अमीनो एसिड तो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। दीज आर द बेसिक अमीनो एसिड मींस पॉजिटिवली चार्ज। इसीलिए हिस्टोन के ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज पॉजिटिव, क्योंकि हिस्टोन जो है पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड से बना हुआ है। हिस्टोन जो होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। ये रेड कलर में जो आपको दिख रहा है फुटबॉल जैसा, इसके जैसा होता है। हिस्टोन इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन। इट हैज अ ग्लोबुलर शेप। हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज है क्योंकि बेसिक अमीनो एसिड से बना है। अगर मैं आपसे पूछूं डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? डीएनए क्या है? डीएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड, और एसिड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। सो डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, हिस्टोन इज पॉजिटिवली चार्ज। दोनों के बीच में बहुत अच्छा अट्रैक्शन होगा और बहुत अच्छा टाइटली वी कैन टर्न द डीएनए अराउंड द हिस्टोन, क्योंकि दोनों अपोजिट चार्ज है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो आई कैन से द चार्ज ऑन हिस्टोन इट इज पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज बेसिक अमीनो एसिड से बना है। चार्ज ऑन डीएनए इट इज नेगेटिवली चार्ज बिकॉज इट्स एसिड। So how we are going to turn or twist the DNA around the histone molecule? So उसके लिए हमें क्या करना होता है? We take 4 histone molecule. सबसे पहले 4 histone molecule ले लिए, इसकी नंबरिंग हमने दे दी H2A, H2B, H3, H4. So हमने 4 histone के molecule लिए और उनको कुछ इस तरीके से अरेंज कर दिया। हमने सेम 4 molecule और ले लिए। We have taken the same 4 molecules again. The H2A, H2B, H3, H4. कलर इसलिए अलग ले लिया मैंने so that आपके लिए समझने में आसानी हो जाएगी। बाकी होने के लिए तो ये सेम मॉलिक्यूल्स है। सो हमने 4 हिस्टोन के मॉलिक्यूल लिए, उनको फर्स्ट रो में रखा और सेम 4 मॉलिक्यूल लिए और उनको सेकंड रो में रखा। इफ वी डू लाइक दिस, नाउ द इमेज विल लुक लाइक दिस। दिस इज कॉल्ड एज द हिस्टोन ऑक्टामर। ये जो हिस्टोन ऑक्टामर है ये किससे मिलके बना है? तो देयर इज गोइंग टू बी H2A, H2B, H3, H4 into 2. दिस इज हिस्टोन ऑक्टामर। तो ऐसे न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे हिस्टोन ऑक्टामर पड़े रहते हैं और डीएनए इनके चारों तरफ ट्विस्ट होता रहता है। कैसे ट्विस्ट होगा? हिस्टोन ऑक्टामर तो समझ में आ गया हमें। इट इज मेड अप ऑफ 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स, H2A, H2B, H3, H4 से मिलके बनता है। सो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये एक हिस्टोन ऑक्टामर है। Here is the histone octamer H2A, H2B, H3, H4 and here the DNA is coming. This is the DNA. ये जो क्रीम कलर में आपको रस्सी जैसा दिख रहा है that is DNA. DNA आता है और हिस्टोन के चारों तरफ ट्विस्ट होता है। एक तो पूरा टर्न लेता है और सेकंड टर्न पूरा नहीं लेता है और बीच में इस हिस्टोन को छोड़ देता है। So DNA will take around 1.75 turn. 1.75 turn of DNA will be there. So DNA जो होता है हिस्टोन के चारों तरफ एक तो पूरा टर्न लेता है और दूसरा इनकम्प्लीट टर्न लेके छोड़ देता है। तो ये जो कंप्लीट यूनिट बनती है हिस्टोन ऑक्टामर प्लस द 1.75 टर्न ऑफ डीएनए, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। और ये डीएनए फिर चला जाता है अगले हिस्टोन ऑक्टामर की तरफ। नाउ दिस डीएनए विल गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट हिस्टोन ऑक्टामर और वहां पे भी जाके सेम चीज होगी। इट इज गोइंग टू टेक 1.75 टर्न ऑन दैट नेक्स्ट हिस्टोन ऑक्टामर और इस पूरी यूनिट को हम बोलने लग जाएंगे वापस से न्यूक्लियोसोम। दिस इज अनदर न्यूक्लियोसोम। सो डीएनए के अंदर मतलब न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे हिस्टोन ऑक्टामर है। तो डीएनए 1.75 टर्न लेता है, फिर आगे वाले पे चला जाता है, वहां पे वापस 1.75 लेता है, फिर आगे पे चला जाता है और ऐसे चलता रहता है। और इस तरीके से हम डीएनए का कंडेंस फॉर्म बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन।
अब आपको न्यूक्लियोसोम टर्म बहुत क्लियर हो जाना चाहिए। न्यूक्लियोसोम क्या होता है? हिस्टोन ऑक्टामर और उसके चारों तरफ जो डीएनए ट्विस्ट हुआ है, इस पूरी यूनिट को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। तो ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम हमारे न्यूक्लियस के अंदर पड़े हुए हैं। ये जो न्यूक्लियोसोम होते हैं ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं विद द हेल्प ऑफ वन मोर हिस्टोन हियर। दो न्यूक्लियोसोम के बीच में एक और हिस्टोन आता है, दैट इज H1। तो ये जो H1 होता है इसको हम बोलते हैं इंटर न्यूक्लियोसोम हिस्टोन। आप देखो ये दो न्यूक्लियोसोम के बीच में आ रहा है, दो न्यूक्लियोसोम के बीच में आ रहा है, इसलिए इसको बोल दिया हमने इंटर न्यूक्लियोसोम हिस्टोन। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि विच हिस्टोन इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर का कौन पार्ट नहीं है? H1, H2, H3, H4, H1। H1 तो ऑक्टामर में आता ही नहीं है, तो बीच में आता है। और ये वाला जो डीएनए होता है जो दो न्यूक्लियोसोम के बीच में आ रहा है, मतलब कि यहां से लेके यहां तक का जो डीएनए, ये जो डीएनए है यहां से लेके यहां तक वाला, इसको हम बोलते हैं लिंकर डीएनए। सो दिस इज हाउ द बेसिकली द chromatin is made. Once we are clear with this basic information, here you can see another image of histone octamer. आप देखो हिस्टोन ऑक्टामर है, उसके चारों तरफ डीएनए ट्विस्ट कर रहा है। डीएनए इज टेकिंग 1.75 टर्न, 1.75 लिया, फिर नेक्स्ट वाले की तरफ जा रहा है और बीच में हमारा ये H1 आ रहा है, दैट इज इंटर न्यूक्लियोसोम हिस्टोन। नाउ हिस्टोन और डीएनए इतने टाइटली अटैच होते हैं और ये इतने बढ़िया दोस्त हो जाते हैं, दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स। सो क्या होता है कि डीएनए की एक्टिविटी को हिस्टोन जो होता है वो रेगुलेट करने लग जाता है, मतलब कि डीएनए के डिसीजन भी हिस्टोन लेने लग जाता है। आपको डीएनए से कुछ काम करवाना है तो आपको हिस्टोन से परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि हिस्टोन और डीएनए बहुत पास में होते हैं और हिस्टोन डीएनए को रेगुलेट करने लग जाता है। जैसे मान लीजिए आपको ट्रांसक्रिप्शन कराना है, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है कि डीएनए से आरएनए बनवाना है। तो जब आपको ट्रांसक्रिप्शन कराना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है हिस्टोन से, हिस्टोन को आपको एक्टिवेट करना पड़ता है, तो जाके ट्रांसक्रिप्शन होता है। सो आई कैन से हिस्टोन इज लाइक अ सेक्रेटरी ऑफ द डीएनए। मीन्स व्हाट? हमने बोला कि डीएनए से अगर आरएनए बनाते हैं इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अगर मेरे को ट्रांसक्रिप्शन करना है तो इसको रेगुलेट करेगा हिस्टोन। कैसे करेगा? इफ आई डू एसिटाइलेशन ऑफ हिस्टोन, अगर मैं हिस्टोन का एसिटाइलेशन करूं, इफ आई डू द एसिटाइलेशन ऑफ हिस्टोन, मतलब कि हिस्टोन के ऊपर एसिटाइल ग्रुप ऐड कर दूं, एसिटाइलेशन इज गोइंग टू एक्टिवेट द ट्रांसक्रिप्शन। Acetylation is going to activate the transcription. Whereas if I do methylation of histone, अगर मिथाइलेशन कर दिया, मिथाइलेशन इज गोइंग टू स्टॉप द ट्रांसक्रिप्शन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये आपके एग्जाम में आ चुका है। हाउ टू एक्टिवेट द ट्रांसक्रिप्शन, हाउ टू स्टॉप द ट्रांसक्रिप्शन। इफ यू डू एसिटाइलेशन ऑफ हिस्टोन तो एक्टिवेट हो जाएगा, इफ यू डू मिथाइलेशन तो स्टॉप हो जाएगा। एक्टिवेट को तो याद करना आसान है, एसिटाइलेशन इज गोइंग टू एक्टिवेट द ट्रांसक्रिप्शन, ए से ए हो गया। मिथाइलेशन को हम इंस्टेड ऑफ राइटिंग स्टॉप वी कैन से म्यूट। मिथाइलेशन क्या करता है? तो ट्रांसक्रिप्शन को म्यूट कर देता है, म्यूट कर देता है। मिथाइलेशन इज गोइंग टू म्यूट द ट्रांसक्रिप्शन, एसिटाइलेशन इज गोइंग टू एक्टिवेट द ट्रांसक्रिप्शन। सो इस पूरे चैप्टर में हमने ये डिस्कस किया कि डीएनए का स्ट्रक्चर दिखता कैसा है और ये डीएनए जो है हमारे न्यूक्लियस के अंदर सेट कैसे हो गया। क्योंकि डीएनए इतना बड़ा था तो उसको अंदर सेट करने के लिए हमने डीएनए को ट्विस्ट किया और ये जो कंडेंस फॉर्म बनाया इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। और किसके चारों तरफ ट्विस्ट किया? हिस्टोन के चारों तरफ। इससे क्या एमसीक्यू आते हैं? द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डीएनए दैट वी हैव इज द टाइप बी डीएनए। ट्रिपल स्ट्रैंड डीएनए पॉसिबल होता है विद द हेल्प ऑफ हुक-स्टीन पेयरिंग। हुक-स्टीन पेयरिंग की वजह से हो सकता है। द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, डीएनए का कंडेंस्ड फॉर्म टू गेट फिट इनटू द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज क्रोमेटिन। Histone is made up of two amino acids, lysine and arginine. These are the basic amino acid, lysine and arginine. What is not a part of histone octamer? H1. H1 तो octamer में आता ही नहीं, वो तो internucleosome histone होता है। Acetylation क्या करेगा? Acetylation is going to activate the transcription, whereas methylation is going to stop, or I can say mute the transcription. So these are the points to be remembered from this chapter of structure of DNA. छोटा चैप्टर है लेकिन आगे जब हम ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो ये हमारे को बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू।